हेलो दोस्तों। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है घुमंतू जातियां। यह एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 10 का ही टॉपिक है। हमने इसके पहले 2 वीडियो में अपने अन्य टॉपिक कवर किए हैं और आज हम एक और टॉपिक कवर करेंगे। आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सब्सक्राइब कर लें और मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर लें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं घुमंतू जातियां। सबसे पहले ये सिलेबस है जनजातियों का, यहाँ मैंने लगाया हुआ है। तो यहाँ पर ये वाला मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, विशेष पिछड़ी जनजातियां एवं घुमंतू जातियां, जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं। तो इसमें से हम ये वाला टॉपिक कवर करेंगे, घुमंतू जातियां। साथ ही हम जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं, ये टॉपिक कवर करेंगे। तो अब हम घुमंतू जातियां पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसी जातियां जो एक ही स्थान पर रहने की बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, यानी कि इधर से उधर घूमती रहती हैं, तो उन्हें घुमंतू जातियां बोला जाता है। विमुक्त जातियां उन्हें बोला जाता है जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1871 में आपराधिक जनजाति अधिनियम से शुरू होने वाले कानूनों की एक श्रृंखला के तहत जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया था या अधिसूचित कर दिया गया था। इसके बाद वर्ष 1949 में गठित अनंत शरण आयंगर समिति की रिपोर्ट के आधार पर इन अधिनियमों को स्वतंत्र भारत सरकार द्वारा 1952 में निरस्त कर दिया गया। अब बात करेंगे भीखू राम जी इदाते आयोग की। तो घुमंतू अर्ध घुमंतू समुदायों की सुधार के लिए वर्ष 1999 में महाराष्ट्र में इस आयोग का गठन किया गया, महाराष्ट्र सरकार द्वारा। वर्ष 2023 में श्री भीखू राम जी इदाते को सामाजिक कार्य क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। इसके बाद प्रथम राष्ट्रीय विमुक्त घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजाति आयोग 14 मार्च 2005 को इसका गठन किया गया और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 2008 में। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे वीएस रेनके। इसके बाद द्वितीय राष्ट्रीय विमुक्त घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजाति आयोग का गठन 2014 में किया गया और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 2018 में दी। इसके अध्यक्ष भीखू राम जी इदाते थे। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक सदस्य सचिव है। इसके बाद मुक्त घुमंतू और अर्ध घुमंतू समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड के गठन की सिफारिश भी की गई। अब बात करते हैं कि विमुक्त घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजातियां टोटल 51 हैं, जिनमें से विमुक्त जनजाति हैं 21 और घुमंतू अर्ध घुमंतू मिलाकर के हैं 30। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद राज्य की प्रमुख घुमंतू, अर्ध घुमंतू एवं विमुक्त जातियों का विवरण है। तो सबसे पहले है कालबेलिया जनजाति। यह जनजाति मूलतः राजस्थान में पाई जाने वाली विमुक्त जनजाति है, जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है। पश्चिमी क्षेत्र यानी कि झाबुआ, अलीराजपुर, इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इसके बाद कालबेलिया जाति वंश के संस्थापक गुरु कानिफनाथ या कनिका हैं। इस जाति के लोग भुजा में, यहाँ पर भुजा है, भुजा में रुद्राक्ष धारण करते हैं और भगवान शिव के समान स्वरूप धारण करते हैं। इसी कारण यह जनजाति सांपों का पालन पोषण करने वाली और जब सर्प डंस लेता है तो उसका उपचार भी करती है। यह कालबेलिया जनजाति। कालबेलिया नृत्य इस जनजाति का प्रमुख नृत्य है, जिसे वर्ष 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया।
यह जनजाति विश्व भर में हस्तशिल्प व्यवस्था बनाने हेतु प्रसिद्ध है। इसके अलावा यह मनके, आभूषण और सुरमा बनाने के लिए भी प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट है पारधी जनजाति। तो पारधी मराठी भाषा के शब्द पारद का एक तत्सम रूप है जिसका अर्थ होता है आखेट, और आखेट का मतलब शिकार भी होता है। शिकार, तो यह जनजाति शिकार करती है। इसके बाद यह मूलतः राजपूत के वंशज हैं तथा राजस्थान निवासी भी हैं। कुछ स्थानों पर इनको मेवारीज के नाम से भी जाना जाता है। यह एक आखेटक जनजाति है जो जानवरों का शिकार कर उनका मांस खाती है। इनका भौगोलिक वितरण देखें तो मुख्य निवास बैतूल, नर्मदापुरम, भोपाल, रायसेन, सीहोर, किंतु सर्वाधिक संख्या सीहोर और रायसेन जिले में है। इसके बाद पारधी जाति को भिंडधार, देवास, गुना, ग्वालियर, इंदौर, झाबुआ, मंदसौर, मुरैना, खरगोन, राजगढ़, शाजापुर, रतलाम, शिवपुरी, उज्जैन और विदिशा जिले में अनुसूचित जाति में रखा है। इसके बाद उपजातियां, तो चीता पारधी, भील पारधी, बंदर पारधी, शीशी का तेल वाले पारधी, फांस पारधी, इसके बाद लंगोटी पारधी, टाकिया पारधी और गोसाई पारधी, ये इनकी उपजातियां हैं। इसके बाद इनके सभी गोत्र राजपूत से मिलते हैं, जैसे सीदिया, सोलंकी, चौहान और राठी। देवता इनके खोड़ियार माता इनकी कुलदेवी हैं। चांदी देवी को विशेष रूप से पूजते हैं, इसलिए महिलाएं कमर के नीचे चांदी नहीं पहनती हैं। इसके बाद दशहरा महत्वपूर्ण पर्व है इनका। भाषा इनकी बागड़ी है और महिलाओं के लिए शिकार करना प्रतिबंधित है। और इस जनजाति ने, पारधी जनजाति ने 1857 की विद्रोह में भाग भी लिया। तो ये हो गई पारधी जनजाति। अब है बंजारा जनजाति। तो बंजारा जनजाति विमुक्त जनजाति है। प्रदेश के कुछ क्षेत्रों जैसे निमाड़, मालवा तथा मंडला, मंदसौर क्षेत्र आदि में स्थायी रूप से रहने वाली जनजाति है। बंजारा जनजाति का अभ्युदय मूलतः मेवाड़, राजस्थान से माना जाता है। यह स्वयं को बंजारा और बाहरी लोगों को कोर कह के पुकारती हैं। इसके बाद इरफान हबीब के अनुसार बंजारा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द से हुई है, और बीजी हलवार के अनुसार बंजारा शब्द संस्कृत के बंजर से लिया गया है। डीबी नाइक ने रोमा, जिप्सियों और बंजारों में काफी समानताएं बताई हैं। इसके बाद इनकी विवाह पद्धतियां हैं, जैसे विधवा विवाह, चढ़ विवाह, अपहरण विवाह, मंगनी विवाह, राजी बाजी विवाह, नात्रा विवाह। बंजारों का विवाह एक लौकिक प्रथा है जो बिना दापा के पूर्ण नहीं माना जाता। तो यह नात्रा विवाह तक इनकी कुछ विवाह की पद्धतियां हैं, और इसके अलावा जो दापा प्रथा है वो इसमें प्रचलित है बंजारा जनजाति में। इसके बाद बंजारा जनजाति के नृत्य या उत्सव की बात करें तो बंजारा जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य तलवार नृत्य और डंडाबेली नृत्य हैं। मछली नृत्य इनका प्रमुख नृत्य है। यह धार्मिक नृत्य है और मध्य प्रदेश के राजस्थान सीमा क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। मध्य प्रदेश और राजस्थान सीमा क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। इसके बाद अग्नि नृत्य, घूमर नृत्य, चरी नृत्य भी इनके पारंपरिक नृत्य में आते हैं। इसके बाद दधी या गजुगोनिया बंजारों की गायक बहनों का समुदाय है। देवता इनके सिख धर्म से ये काफी प्रभावित हैं और गुरु नानक देव और गुरु ग्रंथ साहिब के अनुयायी भी हैं। इसके अतिरिक्त यह राम, कृष्ण, दुर्गा, शिव आदि देवताओं की भी पूजा करते हैं। मवेशियों की सुरक्षा हेतु जून जुलाई में शीतला नामक त्योहार मनाते हैं और चेचक होने पर शीतला माता की पूजा करते हैं। इसके बाद वस्त्र आभूषण की बात करें तो महिलाओं की पारंपरिक पोशाक कामली, जिसे ब्लाउज बोलते हैं, बेतिया जिसे स्कर्ट बोलते हैं। वहीं पुरुषों की सफेद धोती, लाल पगड़ी के साथ कनाडोरो कमर के चारों ओर पहने जाने वाला चांदी का धागा। इसके बाद बंजारों का फेटिया लहंगा 3 भागों में विभक्त रहता है। स्त्रियों की पूरी ओढ़नी कांच, कसीदे, कौड़ियों और सिक्कों से सजी रहती है। इसके बाद इनकी जो कला क्या है तो बंजारा कला में रंगोली, कपड़ा कढ़ाई, गोदना, पेंटिंग जैसी लोक और प्लास्टिक कलाएं भी शामिल हैं।
बंजारन महिलाएं लेपो कढ़ाई में पारंगत होती हैं। इसके बाद बंजारा विश्व में प्रथम कंघी के आविष्कारक हैं। विवाह में उड़द दाल का प्रयोग शुभ माना जाता है। बंजारा लोगों के गांव की बसावट को टांडा कहा जाता है। टांडा का प्रधान अथवा सरदार नायक कहलाता है। बंजारा जनजाति में पटेल सरपंच का पद भी नायक संभालता है। अब बात करते हैं आगे। गोर पंचायत बंजारों की प्रमुख सामाजिक एवं विवाद पर निर्णय लेने वाली पंचायत होती है। पहले यह जनजाति बालद लाद कर लाती थी, अर्थात बैलों पर लाद कर जीवन उपयोगी सामग्री विक्रय करती थी। अब इनका प्रमुख व्यवसाय पशुचारण है। यह जनजाति बंजारी बोली बोलती है, जिसकी कोई लिपि नहीं है। अब बंजारा साहित्य को देवनागरी में लिखा जाता है। होली इनका प्रमुख त्योहार है। बंजारन किशोरियों द्वारा श्रावण माह में तीज त्योहार मनाया जाता है। सागर में स्थित लाखा बंजारा झील का निर्माण आज से 400 वर्ष पूर्व बंजारों के सरदार लखी शाह ने करवाया था। इसके बाद मई 2023 में बंजारा समुदाय के आराध्य देव श्री रूप सिंह जी महाराज की मूर्ति का अनावरण तत्कालीन समय के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मेलखेड़ा जिला मंदसौर में किया गया। तो ये करंट से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट जनजाति है बांछड़ा जनजाति। बांछड़ा जनजाति तो दशपुर अंचल अर्थात अविभाजित मंदसौर जिला। दक्षिण में यह रतलाम जिले के जावरा क्षेत्र की सीमा में, पूर्व में झालावाड़ सीमा तक तथा पश्चिम में राजस्थान की सीमा तक डेरे स्थापित किए हुए हैं, यानी कि यहाँ पर देखने को मिलती है। बांछड़ा जनजाति मूलतः कंजर जाति से संबंधित है। यह जनजाति जीवन यापन हेतु नट कार्य करती हैं, यानी कि नाटक वगैरह। यह जनजाति बांस कला में निपुण है, जिस कारण इन्हें बांस चढ़ा भी पुकारते हैं। यह जनजाति पीपल को देवता रूप में पूजती है। नट जनजाति की बात करें तो नट शब्द का अर्थ है नर्तक, जो नाटक करते हैं, नृत्य करते हैं। और नट पारंपरिक रूप से मनोरंजन करता और बाजीगर थे। इनके 14 उपसमूह हैं, जिनमें नेतुरिया, रारही, छबैया, टिकुलहारा, तिरकुटा, कुश्तिया, गुलगुलिया शामिल हैं। और भी बहुत सी हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल है। जॉर्ज गियर्सन ने 1922 में रिपोर्ट दी थी कि नट समूह एक कृत्रिम गुप्त भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसे नाटी नाटों की बोली, खरा खरे जैसे नामों से भी जाना जाता है। अब है पासी जनजाति। भारत का यह एक दलित समुदाय है। पासी शब्द ताड़ी निकालने को संदर्भित करता है, जो पासी समुदाय का पारंपरिक व्यवसाय है। पासी गुज्जर, कैथवा और बोरिया में विभाजित हैं। उन्हें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि ओबीसी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मध्य प्रदेश में यह समुदाय अनुसूचित जाति में शामिल है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह के यहाँ उनकी पासी पलटन थी। इसके बाद है कबूतरा जनजाति। कबूतरा जनजाति बुंदेलखंड के कुछ इलाकों में बसी विमुक्त जनजाति है। देवता इनके गुनिया वीर की पूजा करते हैं। समाज पुरुष प्रधान है और महिलाओं का सती होना प्रचलन में है। इसके अलावा कबूतर समाज की कबूतरी महिलाएं शराब बनाने और बेचने का काम करती हैं। मृत्यु के समय यह लोग करुण मर्सीय गाने गाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी। अब है कंजर जनजाति। कंजर शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द कानन प्लस चर से हुई है, जिसमें कानन का अर्थ है जंगल और चर का अर्थ है विचरण करने वाला। अर्थात कंजर शब्द का अर्थ है जंगलों में विचरण करने वाले। स्वयं को दिव्य पूर्वज मान गुरु का वंशज ये मानते हैं। इनकी बसाहट यानी कि कहाँ पर बसे हुए हैं, तो भारत और पाकिस्तान दोनों जगह देखने को यह विमुक्त जनजाति मिलती है। क्षेत्र की बात करें तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र और मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र इन जगहों पर देखने को मिलती है। भाषा इनकी कंजरी है। इसके साथ ही यह लोग हिंदी, राजस्थानी, भोजपुरी, उर्दू, पंजाबी भाषा भी बोलते हैं, जिन्हें नरसी पारसी कहा जाता है। यह जनजाति द्रविड़ मूल की एक घुमक्कड़ कबीलाई जनजाति है।
महिलाओं द्वारा चक्राकार नृत्य किया जाता है। हिंदू, सिख, इस्लाम धर्म को मानने वाली है और इस जनजाति को बिहार भी बोलते हैं। अब है सांसी जनजाति। सांसी जनजाति खानाबदोश जनजाति है जो मूल रूप से राजस्थान की है। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से ग्वालियर, मुरैना, भिंड तथा शिवपुरी के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। इनकी भाषा सांसी अथवा भिलकी है। मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति यानी कि एससी वर्ग से संबंधित है। सरल हिंदू धर्म को मानते हैं लेकिन कुछ ने इस्लाम धर्म अपना लिया है। देवता इनके गोगाजी और सर्प देवता हैं। इस जनजाति के लोग खुद को दो वर्गों में बांटते हैं, एक तो खरे और एक मल्ल। मल्ल जो है वो मिश्रित हैं और खरे प्योर सांसी जनजाति के हैं। इसके बाद पारंपरिक व्यवसाय व्यापार से लेकर खेती पशुपालन करते हैं। अब है घिसारी या लोहार जनजाति। तो खानाबदोश विमुक्त जनजाति है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में मुख्य रूप से उज्जैन, राजगढ़ और सिवनी जिले में पाई जाती है। इनका मुख्य कार्य शिल्पकला, हथकरघा, बुनाई, घिसाड़ी भाषा बोलते हैं तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का हिस्सा है, यानी कि ओबीसी का ये हिस्सा है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। मोस्टली आपको ये याद रखना है कि कौन सी जनजाति विमुक्त है, कौन सी विमुक्त नहीं है, या तो फिर किन जगहों पर है ये, इनके खान पान, देवता और भाषा, इसके अलावा इनके नृत्य, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब है लोहार पिट्टा। लोहार पिट्टा या लोगड़िया जनजाति। तो ये पन्ना, सतना, छतरपुर, सागर यहाँ पर देखने को मिलती है। राजस्थानी परिवेश धारण करते हैं, मूलतः राजस्थान के मेवात क्षेत्र से संबंधित है। लोहार पिट्टा जनजाति का प्राचीन काल से प्रमुख व्यवसाय तलवार, कटारी, ढाल आदि बनाना है। लोहार पिट्टा बघेलखंड में लोहा गड़िया नाम से जाने जाते हैं। यह जनजाति राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। यह मध्य प्रदेश में घुमक्कड़ जनजाति वर्ग में शामिल है। यहाँ पर देखिए ये घुमक्कड़ जनजाति है। इसके बाद अपने समाज में ही दूध को बचाकर विवाह का प्रचलन पाया जाता है इनमें। इसके बाद भाट जनजाति। भाट शब्द संस्कृत के भट्ट शब्द से बना है जिसका अर्थ है शस्त्र और शास्त्र का विद्वान। इनके परंपरागत कार्य क्या है? तो वंशावली इनकी लेखन है। क्षेत्र इनका मालवा और निमाड़, यहाँ पर निमाड़ है, निमाड़, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, देवास और इन जिलों में सर्वाधिक है। इसके बाद भाट पचलाना ग्राम। उज्जैन भाटियों का प्रमुख गांव है, यानी कि पचलाना ग्राम उज्जैन में प्रमुख रूप से गांव है। इस समुदाय के पूर्वजों में बाण भट्ट, हर्ष भट्ट और चंद्र बरदाई माने जाते हैं। अब है रेवारी या रबारी। ये मुख्य रूप से पशुपालक हैं। मालवा और निमाड़ क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। जिले इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर और धार। इनका अन्य नाम है रायका, राभा, भोपा, देवगी और उटवले। इसके बाद समुदाय के हितों की रक्षा हेतु न्यात नामक जाति परिषद होती है। उनके कबीले के समूह को अटक कहते हैं। इसके बाद हिंदी, मारवाड़ी और हरियाणवी भाषा बोलते हैं। देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। पारंपरिक कार्य इनका पशुपालन और कृषि है। प्रमुख देवता इनके दुर्गा, शिव, गोगाजी, बाबूजी महाराज, रामदेव जी, शीतला माता, काली माता ये है। इसके बाद भराड़ी हरबोला जनजाति। तो ये निमाड़ क्षेत्र की अर्ध घुमक्कड़ जनजाति है। स्वयं को यह अहीर बोलते हैं। निमाड़ में गायन के लिए ये जाने जाते हैं। ग्वालियर, भिंड, मुरैना इनके प्रमुख क्षेत्र हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र इनका तंबूरा है। इसे हरबोला स्वयं खुद बनाते हैं। प्रमुख देवता इनके हरबोला हैं। आलाखंड का पाठ करते हैं और रियासत काल से ही ये आलाखंड का पाठ करते आ रहे हैं। अब है धनगर जनजाति। तो ये घुमंतू चरवाहा जाति है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से यह संबंधित है। इसके बाद इनके क्षेत्र है मध्य प्रदेश के सागर, रतलाम, उज्जैन और देवास। होलकर रियासत के संस्थापक मल्हर राव होलकर महाराष्ट्र के होल गांव से धनगर समुदाय से संबंधित थे, जिन्हें पेशवा बाजीराव ने 1732 में मालवा का शासक नियुक्त किया था।
इंदौर में क्षेत्रीय धनगर सेवा संघ की स्थापना यशवंतराव होलकर द्वितीय ने की थी। मध्य प्रदेश में सामान्यतः देव नारायण की पूजा ये करते हैं। इसके अलावा खंडोबा भवानी माता, ज्योतिबा और बिरोबा देव की पूजा भी ये करते हैं। अब जनजातियां हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, जितनी भी विमुक्त, घुमंतु, अर्ध घुमंतु जितनी भी हैं, तो ये हमने देख ली हैं। तो विमुक्त, घुमंतु ये जनजातियां हमने देख ली हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में राज्य विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जाति अभिकरण। तो सबसे पहले वर्ष 1996 में इसका गठन किया गया। इसमें 1 अध्यक्ष, 6 शासकीय सदस्य व 5 अशासकीय सदस्य हैं। इसके बाद संचालक, अनुसूचित जनजाति विभाग, विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति विकास अभिकरण के पदेन सदस्य सचिव हैं। अभिकरण के उद्देश्य विमुक्त, घुमंतु, अर्ध घुमंतु जनजातियों के विकास और उनकी समस्याओं का पता लगाना। इसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में विनियोजन तथा उत्पादन हेतु जातियों के परामर्श योजनाएं तैयार करना। इसमें मोस्टली आपको ये 2 पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये आपको याद रखना है। अब है विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड। तो भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करने हेतु इस बोर्ड को बनाया गया है। इसका गठन 21 फरवरी 2019 को भीखू राम जी इदाते की अध्यक्षता में किया गया। विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति कल्याण विभाग, इसका गठन 22 जून 2011 को किया। इसका मुख्यालय राजीव गांधी भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल में है। इस विभाग में कर्मचारियों की नियुक्ति आदिम जाति कल्याण विभाग से की जाती है। विभाग के अनुसार प्रदेश में 51 जनजातीय विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजातियों के रूप में मान्य की गई हैं। इनमें से 21 विमुक्त जनजाति, 30 घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति के रूप में मान्य है। तो ये सारी चीजें याद रखनी। अब ये मैंने यहाँ पर एक बुक का पेज लगाया हुआ है, तो आप देख लेना कि इसमें जो जनजातियों से रिलेटेड जो कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, जैसे यहाँ पर राज्य छात्रवृत्ति योजना है, फिर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। इसके बाद यहाँ पर सिविल सेवा में जैसे हम प्रीलिम्स मेंस देते हैं एमपीपीएससी, यूपीएससी में, तो क्या राशि मिलती है SC ST वालों को, वो यहाँ पर दी गई है, तो आप ये पढ़ लेना। इसके बाद सैनिक स्कूल या पब्लिक स्कूलों के शिक्षण शुल्क प्रतिवर्ती योजना, तो ये दी हुई है यहाँ, प्रतिपूर्ति योजना। इसके बाद मुख्यमंत्री आवास भाड़ा योजना, विमुक्त जाति छात्रावास योजना, नानाजी देशमुख योजना और आर्थिक विकास की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, विमुक्त जनजाति बस्ती विकास योजना, विमुक्त जाति बस्तियों में विद्युतीकरण योजना। तो ये सारी आप पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा। इसके बाद पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि मैं अपने नोट्स दिखाऊंगी, तो ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने खुद अपने हाथ से बनाए थे जब सिलेबस चेंज हुआ था। तो और आयोग की जगह जब जनजातियां डाल दी गई थी यूनिट 10 में, तो मैंने ये खुद बना लिए थे अपने नोट्स। और मेरे नोट्स से अभी तक जितने भी 2 बार हुआ है जैसे पेपर, दोनों बार क्वेश्चन जो है वो बाहर नहीं गए हैं मेरे नोट से जनजातियों के। तो ये मैंने पूरा कंप्लीट यहाँ पर दिखाया हुआ है। जैसे मैंने बीच में मैप बना लिया, फिर यहाँ पर मैंने कौन सी जनजाति सबसे बड़ी है क्रम से मैंने लिखा हुआ है कि सबसे पहले भील, गोंड, कोल, कोरकू, सहरिया। इसके बाद फिर मैंने कितनी जनजाति है, फिर यहाँ पर ये जैसे मैंने अपडेट किए, तो ये मैंने यहाँ पर स्टिकी नोट्स में लगा करके ये लिख लिया जो छूट गया था। तो इस तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं, आप भी इस तरीके से नोट्स बना सकते हैं। तो ये भील जनजाति है। भील जनजाति को मैंने ऐसे लिखा है बीच में लाइन करके। तो ये पूरी जनजाति जो है एक ही पेज पर आ गई है। A4 साइज पेज है, लेकिन मैंने उसको आड़ा करके फिर मैंने उसको लिखा है। तो क्या है, इधर उधर भागना नहीं पड़ता और एक ही पेज पे पढ़ लिया। तो आप भी ऐसे बीच में लाइन करके फिर बनाए, एक छोटा सा मैप आप भी बना लें जैसे मैंने बनाया हुआ है। इस तरीके से आप
अपने नोट्स बना सकते हैं। थोड़े से मेरे भर गए हैं क्योंकि बार बार मैंने अपडेट किया, तो थोड़े से आपको समझने में दिक्कत आएगी। मैंने बस दिखाने के लिए लगाए हैं कि इस तरीके से आप बना सकते हैं। और जब भी नोट्स बनाए तो उसके बाद एक पेज जो है आप खाली छोड़ दें, क्या ताकि कुछ अपडेट करना पड़े तो आप कर लें, वरना वहीं पर लिखते हैं तो फिर समझने में दिक्कत आती है। इसके बाद ये कुछ जो मैंने पढ़ाया अभी, आज की जनजातियां, ये मैंने इस तरीके से लिखी हुई थी जो जो इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं। इस तरीके के नोट्स ही आप बनाएं ताकि खुद को समझ में आने चाहिए, किसी और को तो पढ़ना नहीं है, आपको खुद पढ़ना है। जैसे मैंने बनाए हैं इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।